जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज का हमारा टॉपिक है ब्लड। ब्लड को जो है हमने 4 या 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। जैसे कि पहले हम ब्लड के बारे में जानेंगे, फिर उसके जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके बारे में जानेंगे, और ब्लड ग्रुप के बारे में जानेंगे, और ब्लड के कार्य क्या हैं उनके बारे में जानेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले ब्लड की। ब्लड क्या है। ब्लड की जब सबसे पहले बात करते हैं ब्लड, तो जो ब्लड का अध्ययन होता है उसको हम सीरोलॉजी कहते हैं और हीमेटोलॉजी भी कहते हैं। यह दोनों ही ब्लड के अध्ययन होते हैं, सीरोलॉजी और हीमेटोलॉजी। ब्लड क्या है। ब्लड एक प्राकृतिक कोलाइड है। यह एक संयोजी टिश्यू है। संयोजी मतलब जोड़ने वाला, कनेक्टिंग टिश्यू। तो ब्लड क्या है, प्राकृतिक कोलाइड। क्वेश्चन बनता है कि ब्लड इनमें से कौन कौन सा है, आपको ऑप्शन दे देगा। तो आपको जो है प्राकृतिक कोलाइड याद रखना है, और यह संयोजी टिश्यू है, कनेक्टिंग टिश्यू। ब्लड का जो पीएच होता है वो 7.4 होता है। 7.4 का मतलब है कि यह क्षारीय होता है। ब्लड कैसा होता है, क्षारीय। और पीएच कितना होता है, 7.4। मेल में जो है ब्लड 5.5 लीटर होता है, जबकि फीमेल में 5 लीटर होता है। मेल में कितना होता है, 5.5 लीटर, जबकि फीमेल में 5 लीटर। फीमेल में जो मतलब ब्लड कम होने के कारण उसमें हीमोग्लोबिन भी कम होता है। भाई मनुष्य मतलब जो आदमी होता है उसमें तो 5.5 होता है, और जो औरत होती है उसमें 5 लीटर। तो 0.5 का डिफरेंस आ गया ना। तो इसी वजह से वुमेन में जो होता है हीमोग्लोबिन कम होता है। अब बात करते हैं ब्लड का निर्माण। तो जो ब्लड का निर्माण होता है एडल्ट वयस्क में हड्डियों के बीच बोन मैरो में होता है। बोन मैरो को हिंदी में बोलते हैं अस्थि मज्जा, जिसमें कि डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है। इसको बाद में पढ़ने खैर डब्ल्यूबीसी को तो जो ब्लड का निर्माण होता है वो एडल्ट में हड्डियों के बीच बोन मैरो में होता है, जबकि भ्रूण में लीवर में होता है। जो वयस्क होगा, एडल्ट होगा, उसमें जो ब्लड का निर्माण कहाँ होगा, बोन मैरो में। और जो भ्रूण होगा मतलब जो नया मतलब अभी भी पैदा हुआ है उसमें जो ब्लड का निर्माण वो लीवर में होगा। भ्रूण का में होगा लीवर में, और एडल्ट में होगा बोन मैरो में। याद रखना है। अब बात करते हैं ब्लड के स्टोरेज की। तो जो मनुष्य में ब्लड को स्टोर किया जाता है उस स्थान को स्प्लीन कहा जाता है। पली है तिल्ली। मनुष्य में ब्लड को स्प्लीन में स्टोर किया जाता है, जिसे पलिया या तिल्ली कहते हैं। स्प्लीन को ब्लड बैंक कहा जाता है। भाई मान के चलो ब्लड बैंक क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसमें जो है रक्त स्टोर होता है। अब आप है ना अपना पैसा बैंक में जमा करते हैं तो उसको बैंक बोलते हैं ना, कहीं कुछ जमा करना बैंक कहलाता है। तो इसी वजह से स्प्लीन, पलिया या तिल्ली को ब्लड बैंक कहा जाता है। जब आरबीसी मरती है तो वह भी स्प्लीन में जाकर इकट्ठा हो जाती है। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स, जिसको एरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है, जिसका दूसरा नाम एरिथ्रोसाइट्स होता है आरबीसी का। तो जब आरबीसी मरती है तो वह भी स्प्लीन में जाकर इकट्ठा हो जाती है, इसलिए स्प्लीन को ग्रेवयार्ड या कब्रगाह भी कहा जाता है। तो स्प्लीन को क्या 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 कहा जाता है, एक तो कहा जाता है ब्लड बैंक, क्योंकि खून इकट्ठा होता है उसमें ब्लड। और दूसरा क्या कहा जाता है, ग्रेवयार्ड, क्योंकि जो आरबीसी है वो इसमें ही मरती है और इकट्ठी होती है। अब जो है कोलेस्ट्रॉल के बारे में जानते हैं थोड़ा सा। तो कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। कोलेस्ट्रॉल एक तरल चिपचिपा व वसायुक्त यौगिक होता है। कोलेस्ट्रॉल तरल चिपचिपा वसायुक्त, तरल चिपचिपा वसायुक्त याद रखना है। इसकी जो मात्रा होती है ब्लड में वो अधिकतम 200 ग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए। इससे ज़्यादा होने पर खून का थक्का जमना शुरू हो जाता है। तो देखते हैं ना कि आप कि हार्ट अटैक आता है, तो हार्ट अटैक कैसे आता है, खून का थक्का जमने से। खून का थक्का कम जमता है जब ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। तो ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कितनी होनी चाहिए, 200 ग्राम पर डेसीलीटर। और खून का थक्का किस लिए जमता है, कोलेस्ट्रॉल की वजह से। हार्ट अटैक क्यों आता है, खून के थक्के जमने की वजह से। इन तीनों चीज़ों का आपको सिस्टमेटिक याद करना है
कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो खून का थक्का जमेगा, और खून का थक्का जमेगा तो हार्ट अटैक के चांस ज़्यादा हो जाएंगे। और नॉर्मल रेंज क्या है कोलेस्ट्रॉल की? 200 ग्राम पर डेसीलीटर अधिकतम। अब आगे देखते हैं। अब बात करते हैं हीमोग्लोबिन, जिसको हम एच से डिनोट करते हैं। हीमोग्लोबिन के अंदर जो है आयरन पाया जाता है। क्या पाया जाता है हीमोग्लोबिन के अंदर? आयरन। मेल में हीमोग्लोबिन 14 ग्राम पर डेसीलीटर होता है, जबकि फीमेल में इसकी मात्रा 13 ग्राम पर डेसीलीटर होती है। और ये क्यों होती है? क्योंकि जो मेल होते हैं उनमें तो ब्लड होता है 5.5 लीटर, और जो फीमेल होती है उनमें होता है 5 लीटर। तो इसी वजह से 1 ग्राम का इसमें डिफरेंस होता है। 14 ग्राम पर डेसीलीटर हीमोग्लोबिन किसी में होगा? मेल में। और फीमेल में कितना होगा? 13 ग्राम पर डेसीलीटर। इसीलिए महिलाओं में आयरन की मात्रा कम होती है। रक्त परिसंचरण की खोज। रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने दी थी। रक्त परिसंचरण हम दूसरी वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे, तो अभी इसको छोड़ते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं ब्लड के कार्य, रक्त के कार्य। तो ब्लड के जो कार्य होता है मेन, वो शरीर के ताप को नियंत्रित करना होता है। ताप को नियंत्रित कैसे करता है भाई? जो ब्लड होता है वो आपको पता है कि शरीर में एक स्थान दूसरे स्थान बहता ही रहता है। तो जब वो बहता रहेगा तो एक तरह से घर्षण उत्पन्न होगा, और घर्षण होगा तो हीट होगी, और हीट के कारण ही ताप, लेकिन जो ताप होता है वह ऊपर नीचे होता रहता है, जिसके कारण आप में वो फीवर भी हो जाता है। कहते हैं ना कि फीवर हो गया, एक टेम्परेचर ऊपर होगा तो फीवर होगा, कम लो होगा तो बुखार नहीं होगा। और जो नॉर्मल रेंज होती है टेम्परेचर की, वो कितनी होती है? 98.6 फ़ारेनहाइट। 98.6 फ़ारेनहाइट होता है शरीर का तापमान होता है। ब्लड जो है पोषक पदार्थों का परिवहन पूरे शरीर में करता है। शरीर में गैसों का परिवहन भी ब्लड O2 प्लस CO2 करता है। गैसों का परिवहन कौन कौन सी गैसों का करता है? O2 और CO2 का। और किसके द्वारा होता है? एचपी के द्वारा। रक्त शरीर में जो है उत्सर्ज्य पदार्थों को परिवहित कर देता है। मतलब कि उत्सर्ज्य पदार्थ मतलब जैसे कि स्वीट, पसीना, यूराइन, इनको जो है बाहर कर देता है। अब देखते हैं ब्लड कंपोजिशन की। ब्लड में कौन कौन से कंपोजिशन है? तो ब्लड जो है उसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक प्लाज्मा, दूसरा कॉर्पस्कल। तो कॉर्पस्कल को हिंदी में हम रुधिराणु बोलते हैं। जो प्लाज्मा होता है वो लिक्विड पार्ट होता है, और जो कॉर्पस्कल होता है वो सॉलिड पार्ट होता है। प्लाज्मा जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि लिक्विड पार्ट होता है। तो ब्लड में जो है 60% प्लाज्मा होता है। याद रखना है आपको कि क्वेश्चन बनता है कि ब्लड में कितने परसेंट प्लाज्मा है। तो शरीर में कितने परसेंट प्लाज्मा है? 60%। और 40% कॉर्पस्कल रुधिराणु। और रुधिराणु जो है वो सॉलिड पार्ट होते हैं, प्लाज्मा लिक्विड पार्ट। अब प्लाज्मा में जो है दो प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, फाइब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन। कौन कौन से प्रोटीन होते हैं? फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। अब बात करते हैं अगर रुधिराणु कॉर्पस्कल की, तो कॉर्पस्कल के भी 3 पार्ट होते हैं, और उनमें क्या क्या पाए जाते हैं? एक होता है आरबीसी, जिसको हम रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं। दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल्स। तीसरा होता है प्लेटलेट्स। तो आरबीसी को हम एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं, और इनकी संख्या जो होती है 50 लाख होती है, और जो इनकी टाइम पीरियड होता है वो 120 दिन या 4 महीने का होता है। अब बात करते हैं अगर डब्ल्यूबीसी की, तो डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट कहा जाता है, और इनकी जो संख्या होती है वह 10,000 के आसपास होती है। और इनका जो पीरियड होता है, टाइम ऑफ दी, वो 4 दिनों के लिए होती है। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं, और इनकी संख्या 2 लाख होती है, और इनकी जो अवधि होती है वो 7 डेज। इन 3 चीज़ों को याद रखना, कोई से भी क्वेश्चन बन सकता है कि आरबीसी की जो संख्या होती है 50 लाख होती है, और अवधि 120 दिन या 4 महीने होती है। और जो डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट्स होती है उसकी संख्या 10,000 होती है, और 4 दिनों की अवधि होती है। प्लेटलेट्स जो कि थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं, संख्या 2 लाख और अवधि 7 दिन।
तीनों से ही क्वेश्चन कुछ ना कुछ बनता ही जरूर है। अब आगे देखते हैं इनको जो है हम डिटेल में। सबसे पहले अगर बात करें प्लाज्मा की, तो जो ब्लड में जो प्लाज्मा होता है वो 60% होता है, जिसमें 2 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। कितने परसेंट होता है प्लाज्मा ब्लड में? 60%। और प्रोटीन कौन कौन से होते हैं? फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। अगर जो है ब्लड में जो ये प्रोटीन होते हैं फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन, अगर इनको बाहर निकाल देते हैं तो जो ब्लड का रंग होता है वो हल्का पीला हो जाता है, अगर इन दोनों को निकाल दे तो। और अगर ये प्रेजेंट है तो कैसा होगा? लाल रंग का। तो जो ये हल्का पीला रंग मतलब कि जब फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन निकाल देते हैं तो ब्लड का रंग हल्का पीला हो जाता है, जिसे हम सीरम कहते हैं। और बीमारियों की जांच किससे होती है? सीरम से। आप मान के चलो आप किसी डायग्नोस्टिक के पास जाते हैं जांच करवाने के लिए अपने शरीर की ब्लड की, तो वो आपके शरीर से कुछ ब्लड निकालेगा सिरिंज के द्वारा, तो वो आपके ब्लड की जांच नहीं करेगा, वो करेगा आपके सीरम की जांच। वो जो है फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन को अलग कर देगा। और फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन क्या है? प्रोटीन्स। और जांच के लिए क्या यूज़ होता है? सीरम। ब्लड नहीं होगा, याद रखना। क्वेश्चन बनता है कि डायग्नोस्टिक जांच के लिए ब्लड का इस्तेमाल होता है सीरम का, तो सीरम का इस्तेमाल होता है, याद रखना है। अब देखते हैं कोर्पस्कल रुधिराणु। जो ब्लड में रुधिराणु की मात्रा होती है वो 40% होती है, और ये 3 प्रकार के होते हैं। रुधिराणु की मात्रा ब्लड में कितनी होती है? 40%। और ये 3 प्रकार की होती हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम नंबर 1 आरबीसी, जिसको एरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है, और इसको कहते हैं रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कणिका। आरबीसी जो होती हैं वो आकार में गोल होती हैं और बीच में से चपटी होती हैं। आकार कैसा होता है आरबीसी का? गोल, और बीच में से कैसी होती है? चपटी। ऊंचाई पर जाने पर जो है आरबीसी की मात्रा घट जाती है। ऊंचाई मतलब जो आप किसी पहाड़ी वहाड़ी पर चढ़ते हो या फिर किसी वैसे ऊपर, सपोज कीजिए कि आप जो है पर्वत पर चढ़ रहे हैं तो आपकी सांसें फूलने लगती है, तो वहाँ क्या होता है कि जो ऑक्सीजन है वो कम होती रहती है, तो वो आरबीसी की मात्रा को कम करना शुरू कर देता है ऊंचाई पर जाने पर। आरबीसी में जो है लाइसोसोम्स की अनुपस्थिति होती है, मतलब कि लाइसोसोम प्रेजेंट नहीं होते हैं, और इनमें केंद्रक भी नहीं होता है। आरबीसी में क्या क्या नहीं होते? लाइसोसोम नहीं पाए जाएंगे और केंद्रक भी नहीं पाए जाएंगे। आरबीसी से हमारे डीएनए की पहचान नहीं की जा सकती। आरबीसी से हमारे डीएनए की पहचान नहीं की जा सकती। रुधिराणु में जो है आरबीसी 95% पाया जाता है। कितने परसेंट? मतलब जो कोर्पस्कल होता है उसमें आरबीसी 95% पाया जाता है, 95%। ब्लड में क्या होता है? आरबीसी। आरबीसी में क्या होता है? एचबी, हीमोग्लोबिन, और एचबी में क्या होता है? लोहा। इस एचबी के कारण जो है ब्लड लाल होता है, जिसमें आयरन प्रेजेंट होता है, याद रखना है। ब्लड में क्या होगा? आरबीसी। आरबीसी में क्या होगा? हीमोग्लोबिन, एचबी, और एचबी में लोहा, आयरन प्रेजेंट हो। जो एनीमिया रोग होता है वो आरबीसी में आयरन की कमी के कारण ही होता है। किसके द्वारा होता है एनीमिया रोग? आरबीसी के द्वारा। आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन की कमी के कारण, और हीमोग्लोबिन में क्या होता है? आयरन। तो आरबीसी में जब हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है तो एनीमिया रोग हो जाता है। अब देखते हैं हम डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रुधिर कणिका। तो बात करते हैं डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट्स की, श्वेत रुधिर कणिका। तो जो डब्ल्यूबीसी है उसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, और इसका जो आकार होता है वह अनिश्चित होता है, कितना भी हो सकता है। भाई ये नहीं कि कई मीटर का हो गया, मतलब शरीर में आरबीसी है, मतलब कि उसका तो आकार निश्चित होता है कि गोल होता है और चपटी होती है। लेकिन जो इसका आकार है वो कैसा भी हो सकता है, मतलब कि गोल भी हो सकता है, एक जो होता है ना बैलन टाइप में, उस तरह का भी हो सकता है, सर्पिल आकार भी हो सकता है, इस तरह से। और हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। आरबीसी में तो हीमोग्लोबिन पाया जाता है,
और ल्यूकोसाइट्स में हीमोग्लोबिन, WBC ल्यूकोसाइट्स में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। ये दोनों ही चीज़ इंपॉर्टेंट है कि हीमोग्लोबिन में तो है ना, वो RBC में तो हीमोग्लोबिन पाया जाता है और WBC में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। आकार इसका अनिश्चित होता है, इसमें केंद्रक पाया जाता है, इसके द्वारा DNA की पहचान की जा सकती है। तो RBC में जो क्या हुआ था कि उसमें जो है केंद्रक प्रेजेंट नहीं था और उससे DNA की पहचान भी नहीं हो सकती थी। लेकिन WBC में ऐसा नहीं होता है, उसमें केंद्रक भी प्रेजेंट होता है और उसके द्वारा DNA की पहचान भी की जा सकती है। जो DNA की पहचान का मतलब है भाई, इसका जो सबसे ज़्यादा उपयोग होता है WBC का, मतलब कि DNA की पहचान का मतलब बता रहा हूँ मैं। जब कोई फोरेंसिक में मतलब कि क्राइम होता है तो किसी को मतलब कि क्रिमिनल को पकड़ने के लिए, तो इस जो WBC से ही DNA की पहचान होती है। उसका सैंपल लिया जाता है WBC का, ब्लड का सैंपल लिया जाता है, उससे ही DNA की पहचान की जा सकती है। जो WBC है वह रोगों से लड़ने में सुरक्षा प्रदान करती है, मतलब कि एक इम्यूनिटी के तौर पर कार्य करती है। यह कह लीजिए कि एक सैनिक के तौर पर, मतलब कोई बीमारी शरीर में प्रवेश करती है तो इसको पता चल जाता है और ये अपना कार्य शुरू कर देती है तभी, और बीमारी से लड़ने में मदद करती है। अगर बात करते हैं टाइप्स ऑफ WBC की, तो WBC जो है वो 6 प्रकार की, मतलब 5 प्रकार की होती है। जैसे कि लिम्फोसाइट्स, जिसको हम T सेल्स से डिनोट करते हैं, और क्या करता है लिम्फोसाइट्स, बीमारियों को मारता है। फिर आता है मोनोसाइट, इसका जो साइज होता है बड़ा होता है और बीमारियों को जो है वो भक्षक करता है, मतलब खाना बीमारियों को नष्ट कर देता है। फिर आता है न्यूट्रोफिल, ईसनोफिल्स और बेसोफिल्स। इनका इतना कोई यूज़ नहीं होता है, जो मैन होती है वो लिम्फोसाइट और मोनोसाइट्स होती है। तो टाइप्स ऑफ WBC में कौन कौन आते हैं, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल एंड ईसनोफिल्स और बेसोफिल्स। ये आपको नाम ध्यान रखने हैं, कोई से भी आपको पूछ सकता है, या फिर ऐसा होगा कि आपको 3-4 के नाम दे रहेगा और इसमें आपको उनके साइज के अकॉर्डिंग लगाना है। सबसे बड़ा जो होता है लिम्फोसाइट्स, फिर मोनोसाइट, फिर न्यूट्रोफिल्स, ईसनोफिल्स, बेसोफिल्स। इनका जो विभाजन होता है वो साइज के या फिर नंबर के आधार पर होता है। फिर बात करते हैं प्लेटलेट्स, बिम्बाणु, थ्रोम्बोसाइट्स। प्लेटलेट्स को बिम्बाणु कहते हैं और थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है। इसका जो आकार होता है वो उत्तल लेंस के समान होता है और इसमें केंद्रक नहीं होता, अतः DNA की पहचान नहीं हो सकती। साइज कैसा होता है प्लेटलेट्स का, उत्तल लेंस के समान, और केंद्रक इसमें प्रेजेंट नहीं होता, DNA की पहचान नहीं हो सकती। तो प्लेटलेट्स का कार्य क्या होता है, यह शरीर को शक्ति प्रदान करता है, मतलब कि कार्य करने के लिए जो है शरीर को शक्ति की आवश्यकता, मतलब ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो वह ऊर्जा शरीर को प्लेटलेट्स, बिम्बाणु, थ्रोम्बोसाइट्स प्रदान करता है। इसी के साथ ही हमारा पार्ट खत्म होता है और अगले पार्ट में हम जानेंगे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और जुड़े रहें हमारे साथ ये ज्ञान वाला चैनल पर। थैंक यू।